बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे 3 टॉपिक हैं, उन पर बात करेंगे। एक तो सारी फहरिस्त जो सबसे बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की बाकायदा कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और 4 जनवरी तारीख रखी है। तो ये केस ऐसा है कि इस पर एक जो सुर्खी बनती है वो ये है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर। और दूसरा, इमरान खान ने रियासत को, क्योंकि ये लोग रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रियासत तो मुल्क होता है, मैं उन्हीं की ज़बान में बात कर रहा हूँ कि इसने, इमरान खान ने रियासत को क्या धमकी दी है। और तीसरा ये है कि शेख रशीद की फ्रेंचाइज ख़त्म हो गई है, लेकिन वो फिर भी उनकी तरफ से बात कर रहा है। इस बात की हकीकत क्या है और ये ऐसी बातें कब की जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले एक छोटी सी बात कि इमरान खान के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, किसी बड़े लीडर ने कहा था कि ये इतना झूठ बोलता है और ये कभी सच बोल ही नहीं सकता, हमेशा ज़रूरत हो या ना हो, इसने जब भी बोलना है झूठ बोलना है। यहाँ तक कि अगर ये सेब खा रहा हो और कोई पूछ ले कि तुम क्या खा रहे हो, तो ये कहेगा मैं केला खा रहा हूँ या केला खाया था, यानी ये बिला ज़रूरत भी। तो इसका एक ताज़ा झूठ, इसी तरह का बाज़ार बेमकसद झूठ जिसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन चूंकि झूठ बोलने की आदत है, इसने परसों एक क्लिप जारी किया एक बर्फानी चीते का और कहा कि मौसम सरमा में नायाब बर्फानी चीता गिलगित के फलां इलाके में देखा गया है। अब पता नहीं वो इस वीडियो क्लिप से क्या तासुर देना चाहता था। शायद वो जरताज गुल के इस बयान का मुजाहरा करना चाहता था। जरताज गुल ने कहा था कि मेरा खान जो है वो दीवार के पार से भी झांक लेता है, तो इस तरह का तासुर दे रहा होगा कि मेरी नज़र हर समत में है और मुझे ये भी पता है कि गिलगित के फलां इलाके में बर्फानी चीता देखा गया है, उसकी वीडियो बनी है। तो नाजरीन, इसका ये झूठ सिर्फ एक दिन चला, अगले ही दिन लोगों ने वो क्लिप असल शेयर कर दिया जो पुराना है। और दरअसल ये बर्फानी चीता ईरान का है, ईरान के जो शमाली जंगलात हैं कैस्पियन के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ ये चीता पाया जाता है। और इससे पहले इस इलाके में शेर भी हुआ करते थे, लेकिन वो उनकी नस्ल नापैद हो गई। चीते अब भी नायाब है लेकिन पाए जाते हैं। तो फारसी में बर्फानी को बर्फी कहा जाता है और चीते को पलंग। तो चुनाचे इसका जो ईरानी वेबसाइट ने इसका जो कैप्शन दिया है उसमें पलंग बर्फी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको इसमें पेश करता हूँ। कहने का मतलब ये था कि ये जो मैं कहा करता हूँ कि इमरान खान ने ज़िंदगी में कभी सच बोला ही नहीं, और ऐसा ही इसको शेख रशीद भी मिल गया है, वो भी कभी सच नहीं बोलता। ये इनकी आदत है, यानी लोग झूठ बोलते हैं किसी ज़रूरत के तहत, किसी मजबूरी के तहत या किसी को धोखा देने के तहत। ये धोखा देने के लिए भी झूठ बोलता है और बिला ज़रूरत भी झूठ बोलता है, यानी झूठ इसकी जिबिल्लत है और जिबिल्लत के खिलाफ ये काम कर नहीं सकता। तो ये बताना मकसद था। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दे दी है 4 जनवरी से इस केस की समाअत हो गई। ये वो बात है जिससे इमरान खान डरता रहा है और 7 साल तक इसने इस केस को उठने नहीं दिया, क्योंकि इसके सर पर वह दस्ते गैबी था जो इसे हर आफत से बचा लेता था। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बिलाखिर वो रिपोर्ट कमीशन को दे दी, जिसमें सारी तफसीलात स्कैंडल की बताई गई थी। और जो बाखबर सहाफ़ी हैं जिनको इस रिपोर्ट की कुछ सुन गुन है, वो बताते हैं कि इस केस में कानूनी तौर पर इमरान खान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि ये नाअहल होगा और इसको सजा भी मिल सकती है और इसकी पार्टी भी जद में आ सकती है। इसमें कई जराइम शामिल हैं। सरफहरिस्त तो ये है कि इसने जो बयान हल्फी अदालत में दाखिल कराया था वो झूठा था, वो झूठा इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें कई अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म भी शामिल है। और तीसरे ये है कि इसमें इसराइल और भारत से मिलने वाली फंडिंग का सबूत भी मौजूद है। और ये मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि इसराइल और भारत से जो फंडिंग हुई है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये समुंदर पार पाकिस्तानियों ने भेजी है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में समुंदर पार पाकिस्तानी क़याम पजीर नहीं है। तो चुनाचे ये बहुत संगीन केस है जिसको इसने दबाया और दस्ते गैबी इसके आखिर दम तक इसके सर पर रहा। 2 इलेक्शन कमिश्नर अपना ओहदा मुद्दत पूरी करके चले गए, लेकिन इस केस को उठाने की किसी में हिम्मत ना हुई। अब खुदा खुदा करके कुछ दस्ते शफकत के हटने के इशारे मिले हैं, तो कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो गई है। और ये केस मैं अभी ये कहता हूँ कि अगर आखिर वक्त में दस्ते गैब ने फिर किसी मसलियत की खातर, मुमकिन है, एक इम्कान है, मैं ये नहीं कहता कि ये इम्कान ज़रूरी है और इस तरह होने के इम्कानात मौजूद है, लेकिन ये है कि किसी इम्कान को कतई तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। तो बिलफर्ज के मानों में शामिल कर ले कि बिलफर्ज कोई दस्ते शफकत आखिरी लम्हे में फिर से ना आ गया, तो इस केस में इमरान खान की जान जो है वो शिकंजे के अंदर ऐसी आएगी कि इसे तड़पने की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और ज़ाहिर है, मेरा अंदाज़ा है, मैं तसव्वुर की आंख से देख सकता हूँ कि बनी गाला में
इस बेचारे की टांगें कांप रही होंगी कि ये 4 जनवरी से कुछ हो रहा है और इसके बाद ये क्या करेगा। इसने एक धमकी दी है 2-4 दिन पहले ही उन्हीं को, जिनका दस्ते शफ़क़त इसे हुकूमत में लाया और 3 साल उसे हुकूमत में रखा और हर बुहरान से बचाया। तो इसने धमकी ये दी है कि अगर मेरी हुकूमत इस तरीके से ख़त्म की गई, किस तरीके से भाई, अगर अदम एतमाद आती है या इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है या कोई और सूरत हाल पैदा हो जाती है, मेरा जो ख्याल है, ज़ाती ख्याल है, वो नाअहली की तरफ मामला बढ़ता दिखाई देता है। अगर इसमें दस्ते शफ़क़त हायल ना हो गया और लंबी लंबी तारीखें ना पड़ गई तो ये मामला जल्दी निबट जाएगा। तो इमरान खान ने धमकी दी है और ये धमकी इन्हीं के लोगों ने अपने व्लॉग्स में बताई है, और यानी कुछ सीना गलत धमकी नहीं है, ये इनके लोगों ने जो इनकी तर्जमानी करते हैं, इन लोगों की पे रोल पर है और बनी गाला से इनको हर महीने कई कई लाख रुपए की रकम सरकारी खजाने से दी जाती है और मजमूई तौर पर ये बेपनाह बड़ी रकम है जो इन 8-10 व्लॉगर्स को और एंकर पर्सन को दी जाती है, और साथ ही में एक स्क्रिप्ट भी दिया जाता है कि आपने ये गालियां देनी है, ये इल्ज़ामात लगाने, और ये ताज़ा जो ड्यूटी लगाई गई है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। तो इसने धमकी ये दी है कि अगर मुझे इस तरीके से निकाला गया तो मैं पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में फिर धरना दूंगा और उसमें लाखों लोगों को बुलाऊंगा। लाखों लोगों को तो ये बुलाने से रहा, हज़ारों लोग भी नहीं आएंगे, ये धरना दे के देख ले, लेकिन पहले वो मरहला आ जाए जिसमें इसकी छुट्टी हो, तो फिर इसको अंदाज़ा होगा कि इसके लिए ज़मीन भी तंग है और आसमान भी दूर है। धरना अगर देगा तो फिर अकेला ही देगा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये होगा कहाँ। कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि पेशगोई है, कि ये हुकूमत से बरतरफ होने के बाद जेल जाएगा और जेल से बाहर आने की कुछ सूरत नहीं होगी। ये उनका कहना है, हो सकता है ऐसा हो, और ऐसा होने के हक में कई दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ मेरिट पर नहीं होता, मेरिट के खिलाफ होता है। इसलिए मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये ज़रूर जेल जाएगा, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि जब ये इक़्तिदार के महल्लात से निकलेगा तो इस पर ज़मीन तंग हो जाएगी और आसमान इससे बहुत दूर होगा। तो नाज़रीन, झूठा आदमी जितना जल्द अपने अंजाम को पहुँचे मुल्क के लिए अच्छा है, क्योंकि इसने मुल्क का कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अब ये जो मिनी बजट ला रहा है, वो जिसको शहबाज शरीफ ने एक अच्छा नाम दिया है कि ये जहर का प्याला है जो मुल्क को पिलाया जा रहा है, क्योंकि मुल्क इससे जांबर नहीं हो सकेगा। इसको अब भी उम्मीद है कि दस्ते गैब जो है वो आखिरी लम्हात में टेलीफोन करके कोरम पूरा करा देगा। कोरम से मुराद ये है कि जितनी अक्सरियत इसको पास कराने के लिए चाहिए वो मतलूबा अक्सरियत इसको दिला देगा, ये इसको उम्मीद है। अब देखिए ये उम्मीद है या ट्रैप है। तो ये इसने मिनी बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला कर लिया है, शायद आज हो जाए या कल हो जाए। कल जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें कोरम पूरा नहीं था, तो हो सकता है आज या कल के इजलास में कोरम पूरा हो जाए। ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दस्ते गैब इस वक्त कहाँ है और किस कैफियत में है, और उसका कितना परसेंटेज है जो इसकी मिनी बजट की हद तक इसकी हिमायत कर सकता है। तो नाज़रीन, ये इसी दस्ते शफ़क़त के हवाले से शेख रशीद का एक बयान आया है कि हमारे सर से हाथ नहीं उठा हम, और वो एक पेज पर है और वो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये इसकी एक तशरीह तो बड़ी ज़बरदस्त है कि जनाब ये तो इतराफ़ जुर्म है। यानी अगर अपोजिशन ये कहे कि हुकूमत फ़ौज के बल पर चल रही है तो ये कहते हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, फ़ौज पर इल्ज़ाम है, फ़ौज की बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि इनके बाद जो बुज़ुर्ग ज़िम्मेदार हैं वो तो ये भी कहते हैं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा है। लेकिन ये शिद्दत साहब जो है ये खुद कहे कि फ़ौज का हाथ हमारे सर से नहीं उठा, तो ये इतराफ़ कर रहे हैं कि 3 साल से हम इसी हाथ के बल पर हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल ये तो इसकी तशरीह है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सर पर हाथ नहीं है, और शेख रशीद एक फ्रेंचाइज था उनका, यानी वो उनके बिहाफ पर बोलता था, तकरीरें करता था, गालियां देता था, इल्ज़ाम तराशी करता था, पार्लियामेंट को आग लगा दो, मुल्क को आग लगा दो, ये सारी खुराफात जो बकता था। तो ये किसी सरपरस्ती के साथ ही ये किस्म की उसे फ्रेंचाइज एक ठेका मिला हुआ था कि जाओ तुम्हें इजाज़त है। तो वो फ्रेंचाइज अब इसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसने माजी की कंटिन्यूटी में फिर एक बात की है, और ये बात इसलिए की है कि जब आखिरी दिन आते हैं तो फिर इस तरह की दावे, इस तरह की बातें मुंह से निकला करती हैं। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब जब तहरीक चल रही थी तो उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़त्म होने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम नहीं था, 1 या 2 दिन पहले उसने तकरीर की थी और कहा था कि मैं मजबूत नहीं हूँ लेकिन मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है।
یعنی یہ کہ یہ اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور 1 یا 2 دن کے بعد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ تختہ الٹنے کی کارروائی ناجائز تھی، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مارشل لا یا فوجی مداخلت یا غیر آئینی مداخلت، اس کی نہ تو آئینی جواز ہے نہ اخلاقی جواز ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شرعی جواز بھی نہیں ہے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ عوام کی شورا کے، عوام کے مشورے، قرآن میں آیت ہے اور احادیث بھی اس پر گواہ ہے کہ وہ اس کو، حکومت کو چلاتے ہیں اس امانت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ کچھ لوگ طاقت کے بل پر اگر اس حق کو سلب کر لیں تو ظاہر ہے یہ خلاف شریعت ہے، اور پھر عملی طور پر بھی یہ مداخلت پاکستان کے لیے ہمیشہ تباہ کن ہوئی ہے۔ 4 مارشل لا لگے، یہ 5واں ہے، اگر اس کو ہم غیر اعلانیہ مارشل لا کا نام دیں تو یہ 5واں ہے۔ تو ہر مارشل لا میں پاکستان جو تھا اس کا وجود مختصر ہوتا گیا، اس کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ آج ساری دنیا مثالیں دے رہی ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے جب علیحدہ ہوا تو وہ پاکستان کا پسماندہ ترین علاقہ تھا، اور آج وہاں پاکستان کے مقابلے میں اتنی زیادہ ترقی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور پاکستان ایک بیک ورڈ پسماندہ ملک ہے۔ 5 گنا ان کی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ہمارے مقابلے میں، ان کا GDP کہاں ہے، ان کی پاورٹی لائن کی جو نیچے زندگی گزارنے والوں کی پرسنٹیج وہ تقریباً 0 ہو گئی ہے، اور ملک کے اندر سڑکیں، ریلیں، آبی رستے، سیلاب سے بچاؤ کے پشتے، کارخانے، فیکٹریاں، تعلیمی ادارے، یعنی ہر پورا معاشرے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، انفراسٹرکچر سمیت ٹوٹل سوشل سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے غیر آئینی مداخلتوں کا راستہ بند کر دیا، اور پاکستان جو ہے وہ پسماندہ سے پسماندہ ہوتا گیا، اور آج پاکستان کا شمار قابل ذکر ممالک میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جتنی چاہے بڑھ کے ماریں کہ جناب ہم یہ طاقت ہے، ہم وہ طاقت ہے، ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم 20 کروڑ کا 22 کروڑ کا ملک ہے، اور عالم اسلام کی قیادت ہمارے پاس ہے، دنیا ان دعووں پر ہنستی ہے، پاکستان کسی کھاتے میں، کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ طالبان نے بھی ہمیں کسی کھاتے میں نہیں رکھا، اور پچھلے دنوں بارڈر پر جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ان کی طرف سے زیادتی کی گئی ہے اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ اس کی تفصیل الگ ہے، آپ نے اس کے بارے میں معلومات کر لی ہوگی، نیٹ پر سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی کمزوری کی حالت وہ ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں ایک بڑا برا سا محاورہ ہے کہ کمزور کی جورو سب کی بھابھی، وہ والا معاملہ ہمارا انہی غیر آئینی مداخلتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تو شیخ رشید کی فرنچائز ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ بولے جا رہا ہے، اور بول رہا ہے اس لیے کہ ایک تو اس کو کنٹینیوٹی میں وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری فرنچائز انہوں نے چھین لی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ پارٹی پر جو گزر رہی ہے، پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ پر، ممبروں پر اور مایوس حامیوں پر، تو حوصلہ دلانے کے لیے شاید یہ بات کرنا ضروری تھا کہ نہیں فکر نہ کرو، ہمارے پاس، ہمارے سر پر اب بھی ان کا ہاتھ ہے۔ یہ تو انتہائی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارے سر پر ان کا ہاتھ ہے، لہذا فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ لیڈر کہا کرتے ہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے، یہ کہتا ہے ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے۔ تو ناظرین، انہی دنوں پھر اسی فضا کو بدلنے کے لیے یا اپنے کارکنوں کا حوصلہ گرم کرنے کے لیے انہوں نے 2 جھوٹ گھڑے۔ ایک جھوٹ یہ تھا کہ وہ جو جسٹس رانا شمیم نے جو نوٹری میں بیان جمع کرایا تھا تو وہ نواز شریف کی موجودگی میں جمع کرایا تھا۔ یہ بات 100% جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ سچ ہو تو تب بھی اس سے 0% بھی فرق نہیں پڑ سکتا کیس پر، کیونکہ کیس کے 2 نقطے ہیں، ایک یہ کہ کیا یہ بیان جسٹس رانا شمیم کا ہے یا جعلی ہے، اور اگر یہ ان کا ہے تو اس میں سچائی کتنی ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ بیان ان کا ہے تو وہ خود تسلیم کر چکے کہ ہاں یہ میرا بیان ہے، اور نوٹری نے بھی پھر تصدیق کی ہے کہ یہ بیان علیحدگی میں دیا گیا، یعنی اس کے بیان کا ایشو ہی نہیں ہے کہ یہ بیان غلط ہے یا جعلی ہے۔ جس طرح کہ عدالت نے جب کارروائی شروع کی تھی تو پہلے دن ہی عدالت کا یہ سوال تھا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بیان جعلی نہیں ہے، وہ مسئلہ تو طے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ ثاقب نثار حکم دیتا ہوا پایا گیا ٹیلی فون پر، وہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے۔ تو یہ پنڈورا باکس ابھی کھلے گا، PTI والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بھی ثاقب نثار کو طلب کر لیا کہ آ کر بیان دو، اور کہا ہے کہ اگر وہ پیش نہ ہوا تو وارنٹ گرفتاری جاری کی جا سکتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا وارنٹ گرفتاری کو پریکٹیکل بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ایسے خالی خلی دھمکی لگتی ہے مجھے، لیکن
अगर वो जारी कर देती है तो ये साकिब निसार की रुसवाई पर एक और मोहर होगी, चाहे उसकी गिरफ्तारी अमल में आए ना आए। और ज़िम्न में आपको ये बता दूं कि 2-3 दिन पहले जब इमरान खान लाहौर आया था तो ये 2 जज इनके बारे में सुना गया कि खोसा और निसार दोनों इमरान खान से मिले और कोई रोना धोना किया कि हमारी इज़्ज़त बचाओ, हमारी इज़्ज़त को ख़तरा। भाई तुम्हारी इज़्ज़त है ही कहाँ, तुम्हारी इज़्ज़त को ख़तरा कहाँ से होगा। तो ये मुलाकात वो खुलेआम कर नहीं सकते थे, वो एक स्कैंडल बनता। तो चुनाचे इमरान खान का जो शाही मोटरकेड माल रोड पर चल रहा था, तो एक तरफ से ये 2 कारें खिलाफ वर्जी करती हुई बाजार आईं और कार मोटरकेड के अंदर मिल गई प्री प्लान तरीके से। और इसी काफिले में चलते हुए फिर गाड़ियों में मुसाफिरों का तबादला हुआ, फिर गुफ्तगू शनीद हुई, रोना धोना हुआ और उसके बाद ये 2 गाड़ियाँ फिर जुलूस से वापस निकल गई। तो ये भी एक खबर थी। तो दूसरा ड्रामा इन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ को तो डिपोर्ट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान क्या आएगा, उसको तो निकाल रहे हैं। ये झूठ भी जानबूझकर बोला गया, इसलिए कि नवाज शरीफ की जो अपील है, उसके बाद एक और अपील है, उसके बाद एक और, उसमें उसके फैसले होते होते, यानी उसका फैसला जब तक सुनाया जाएगा तो ये 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत लगेगी। तो ये तो इस तरह तसव्वुर दे रहे हैं जैसे कल या परसों नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जा रहा है। और वैसे भी कानूनी माहिरीन ने सब कुछ बता दिया है कि बरतानिया में अगर कुछ शहरी हों, टैक्स पेयर भी हों, उनका बिजनेस हो, तो वो अपने वालदैन को, अगर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो अपने पास रख सकते हैं, चाहे वो पासपोर्ट वैलिड हो, यानी ये जवाज़ जो है, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि जी वहाँ तो इलाज तो करवाया नहीं है और वहाँ बैठे हुए हैं, तो किसी भी मामले को खातर में लाए बगैर वो सिवाय इल्ला ये कि इसने कोई जुर्म किया हो तो वो अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। चुनाचे डिपोर्ट करने वाली बात तो 1000% झूठ और गलत है, और ख़ुद पीटीआई वालों को भी पता है कि ये झूठ है। वो सिर्फ अपने मायूस होते हुए लोगों को एक बगले बजाने का मौका देने के लिए इस तरह की फजूलियात जो हैं वो नशर कर रहे हैं। और इस तरह के झूठ बोलने पर इन एंकर पर्सनों को 5 या 6 एंकर पर्सन हैं और 8 या 10 ब्लॉगर हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से हुकूमत दे रही है ये झूठ फैलाने के लिए। नाज़रीन, आखिर में अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि नवाज शरीफ से कोई बराह रास्त राब्ता उनका नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है। ये बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि बराह रास्त राब्ता तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। कौन यहाँ से वहाँ, मतलब कि जिस शख्सियत को वो बराह रास्त राब्ते का नाम दिया जा सकता है, जिस शख्सियत की मुलाकात को, तो ऐसा तो वो मुमकिन नहीं है। राब्ते हैं और वो बिल वास्ता हैं, और बड़े ज़िम्मेदार किस्म के एलचियों के ज़रिए, और उन एलचियों में ख़ुद कई अहम तरीन हस्तियाँ शामिल हैं, बिज़नेस के हवाले से या रिश्तों के हवाले से या किसी भी हवाले से। तो ये बिल वास्ता राब्ते तो जारी हैं। लिहाजा ये जो तरदीद है या जो वजाहत है कि बराह रास्त राब्ता कोई नहीं है, तो ये गैर ज़रूरी है कि बराह रास्त राब्ते का तो दावा किसी ने किया भी नहीं। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।